नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् गुणानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री देवसेन जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। नयों के भेद हम पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने नैगम नय के 3 भेद पढ़े थे, भावी निगम नय, वर्तमान निगम नय और भूत निगम नय। एक जिज्ञासा ये आई थी कि भावी निगम नय और वर्तमान निगम नय में अंतर कैसे करेंगे। इस पर यद्यपि हमने काल के भेद करके कहा था, तथापि एक और विशेषता उसमें हमको मालूम पड़ी। थोड़ा विचार किया तो सामने आया कि भावी निगम नय का कथन हम जब करते हैं तो इस रूप में करते हैं कि कार्य हो चुका है। जैसे राजकुमार को राजा कहना, ठीक है ना, अभी राजा बना नहीं है लेकिन हमने कह दिया राजा, तो ऐसे कहा कि वो बन गया हो, जैसे कार्य हो चुका हो। लेकिन वर्तमान निगम नय में हम जब कथन करते हैं तो हम ऐसा कथन करते हैं कि कार्य कर रहा हूं। अंग्रेजी में जिसे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं, वही जो वर्तमान माने कार्य अभी हो रहा है। हम कार्य के होने की सूचना नहीं करते, अभी तो हम बोलते हैं कि कार्य में कर रहा हूं, है ना। जैसे वहां आया था ना कि प्रस्थ लेने जा रहा हूं, प्रस्थ कर रहा हूं या प्रस्थ बना रहा हूं वहां, और उसके अलावा भात पका रहा हूं, है ना, घर बना रहा हूं इत्यादि। तो ये कर रहा हूं या कर रहा है इत्यादि जो क्रियाएं आएगी, इसमें वर्तमान निगम नय में जानकारी रखनी है कि कार्य की क्रिया या कार्य का कंटिन्यू होना जो है वो सूचित होता है। यद्यपि कार्य पूरा नहीं हुआ है लेकिन उसका हम जब कथन करते तो ऐसे कर रहे हैं कि हम कार्य को कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि मैं कार्य कर चुका हूं, वो तो फिर भावी निगम में चला जाएगा। कर रहा हूं। तो ये मुझे लगता है ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा भावी निगम में और वर्तमान निगम में। अस्तु, आगे हम बढ़ते हैं। अभी संग्रह नय के 2 भेद हमने पढ़ लिए थे, शुद्ध संग्रह और अशुद्ध संग्रह। शुद्ध में जहां आपस में विरोध नहीं होता है, और अशुद्ध में वो विशेष रहेगा जिसके अंतर्गत जो है स्वजाति की अपेक्षा वहां पर विरोध नहीं होगा, लेकिन विजाति की अपेक्षा तो विरोध हो सकता है। अस्तु, व्यवहार नय सूत्र क्रमांक 71। व्यवहारोपि द्वेधा, व्यवहारोपि द्वेधा। संधि विच्छेद करेंगे तो व्यवहारः अपि द्वेधा, अर्थात व्यवहार नय भी 2 प्रकार का है। यहाँ अपि क्यों लगाया, इसका मतलब इससे पहले भी कोई नय था जिसके 2 भेद किए थे, और वो हमको ध्यान ही है कौन सा नय था, संग्रह नय। संग्रह नय के 2 भेद आचार्य महाराज ने किए थे, सामान्य और विशेष के रूप में। यहाँ पर भी अपि शब्द से मालूम पड़ रहा है कि व्यवहार के भी 2 भेद हैं, सामान्य और विशेष। देखें संस्कृत नय चक्र में आया है, यह संग्रह गृहीतार्थे शुद्धा शुद्धे विभेदकः शुद्धा शुद्धा विधानेन व्यवहारो द्विधा मतः। माने जो संग्रह नय के द्वारा ग्रहित अर्थे, ग्रहित अर्थ में शुद्ध और अशुद्ध के रूप में भेद करके माने भेद करता है। शुद्ध भेद माने शुद्ध संग्रह नय के अंतर्गत जो भेद करे वो शुद्ध व्यवहार हो जाएगा, और जो अशुद्ध संग्रह नय के अंतर्गत भेद करेगा वह अशुद्ध व्यवहार हो जाएगा। तो शुद्धा शुद्धा विधानेन व्यवहारो द्विधा मतः, माने शुद्ध और अशुद्ध के कथन से, अशुद्ध के नाम से व्यवहार 2 प्रकार का माना गया, कहा गया। तो अर्थ हो गया, सबसे पहली बात तो व्यवहार नय किसे कहा यहाँ पर, कि संग्रह नय में जिसका हमने संग्रह किया था, जो शब्द हमने ग्रहण किया था, उसके जो भेद प्रभेद बतलाता है
वो व्यवहार नहीं कहलाता। व्यवहार का काम है भेद पूर्वक कथन करना, ठीक है ना। अब जो शुद्ध संग्रह नय था उसके जो भेद करेगा वो कहलाएगा शुद्ध व्यवहार, और जो अशुद्ध संग्रह नय के भेद करेगा वो अशुद्ध व्यवहार नय कहलाएगा। देखें अर्थ में, शुद्ध अर्थात सामान्य संग्रह नय द्वारा ग्रहित अर्थ का भेदक तथा अशुद्ध संग्रह नय अर्थात विशेष संग्रह नय द्वारा ग्रहित अर्थ का भेदक व्यवहार भी शुद्ध और अशुद्ध के अभिधान से दो प्रकार का है। और उसमें सबसे पहले सामान्य संग्रह, पहला जो व्यवहार है उसकी बात कर रहे हैं। सामान्य संग्रह भेद को व्यवहारो यथा द्रव्याणि जीवा जीवाहा। सामान्य संग्रह भेद को व्यवहारो यथा द्रव्याणि जीवा जीवाहा। सामान्य संग्रह का भेद करने वाला, सामान्य संग्रह में हमने क्या किया था, हमने केवल द्रव्य कहा था। द्रव्य कहने से सारे के सारे उसमें जीव अजीव इत्यादि द्रव्य आ गए थे, ठीक है। तो सामान्य संग्रह का जो भेद करे, अब उस द्रव्य के जो भेद हमें बतलाएगा वो व्यवहार नय है। जैसे द्रव्याणि जीवा जीवाहा, द्रव्य कौन, जीव अजीव इत्यादि। संग्रह नय का कथन करते समय तो हम केवल द्रव्य शब्द का प्रयोग करेंगे, लेकिन व्यवहार नय का कथन करते समय हम कहेंगे जीव अजीव इत्यादि द्रव्य हैं। तो इसने भेद बता दिया हमको कि जीव, उद्गल, धर्माधर्म इत्यादि ये सब द्रव्य। सूत्रार्थ, सामान्य संग्रह नय के विषयभूत पदार्थ में भेद करने वाला सामान्य संग्रह भेदक व्यवहार नय। जैसे द्रव्य के दो भेद हैं, जीव और अजीव, तो ये नय क्या कर रहा है, भेद का कथन कर रहा है। आगे देखें, विशेषात इसी में संस्कृत ने चक्र में भी आया है। सामान्य संग्रह स्यार्थे जीवा जीवादि भेदतः भिन्नति व्यवहारोयम शुद्ध संग्रह भेदकः। और भी वहां कहा है, अनेन सामान्य संग्रह नयेन स्वीकृत सत्ता सामान्य रूपार्थम भित्वा जीव पुद्गलादि कथनम सेना शब्देन स्वीकृतार्थम भित्वा हस्ती अश्व रथ पदाति कथनम नगर शब्देन स्वीकृतार्थम भित्वा अयस्कार सुवर्णकार कांस्यकार औषधिकार श्राव्यकार जालकार वैद्यकार आदि कथनम वन शब्देन स्वीकृतार्थम भित्वा पनस आम्र नालिकेर पूग दुमादि कथनम इति सामान्य संग्रह भेदक व्यवहार नयो भवति। कल हमने जाना था जब संग्रह नय में सामान्य कथन किया था तो बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया था हमने, वन का, सेना का, नगर का इत्यादि। अब उन्हीं के भेद करके जो बताएगा वो व्यवहार में। देखें अर्थ में, जो सामान्य संग्रह के द्वारा कहे गए अर्थ को जीव अजीव आदि के भेद से विभाजन करता है वह शुद्ध संग्रह का भेदक व्यवहार नय है। इस तरह सामान्य संग्रह नय के द्वारा स्वीकृत सत्ता सामान्य अर्थ को, माने जो हमने बिल्कुल सत्ता रूप में ग्रहण किया था, ऐसे अर्थ का भेद करके जीव उद्गल कहना, या सेना शब्द के द्वारा जो स्वीकृत अर्थ है, सेना के अंदर सब आ जाएंगे, लेकिन फिर उसके भेद बताने वाला हाथी, घोड़ा, ये रथ, ये प्यादे, माने ये हाथी पे सवार वाली सेना है ना, जिसको कहेंगे हस्ती सेना, अश्व सेना, रथ सेना, पदाति सेना इत्यादि, उसके भेद कर देगा। इसी प्रकार से नगर में हमने सभी को ग्रहण कर लिया जो भी नगर में रहते हैं, लेकिन फिर भेद करके कहेगा ये दुहार है, ये सुनार है, ये कंसार है, ये औषधिकार है, ये मारक है, ये जालकार, वैद्यकार इत्यादि भिन्न भिन्न बताएगा। इसी प्रकार वन शब्द के अंतर्गत सभी आ जाते हैं, वृक्ष इत्यादि, फिर भी उनको कहना ये पनस माने एक प्रकार से कटहल होता है, आम है, नारियल है, सुपारी है इत्यादि वृक्षों को कहना ये सामान्य संग्रह का भेदक व्यवहार नहीं। बिल्कुल सिंपल है, व्यवहार नहीं, केवल उसके भेद बता रहा सामान्य के। अब विशेष की बात करेंगे। विशेष संग्रह भेद को व्यवहारो यथा जीवाः संसारिणो मुक्ताश्च। विशेष संग्रह भेद का है। विशेष संग्रह जो हमने कल पढ़ा, विशेष संग्रह नय, जैसे वहां पर कहा था कि जीव द्रव्य, अब जीव द्रव्य जो है वो सामान्य रूप से सभी समान है, लेकिन उसमें भी फिर भेद कर देगा। वो क्या करेगा, जैसे संसारी और मुक्त, जीव द्रव्य के दो भेद कर दिए, संसारी और मुक्त। तो विशेष संग्रह नय के विषयभूत पदार्थ को जो भेद रूप से ग्रहण करे
वह विशेष संग्रह भेदक व्यवहार में। जैसे जीव के संसारी और मुक्त, ऐसे दो भेद करना। तो ये बहुत ही सरल है। ये भी संस्कृत ने चक्र में आया है, वहां पर उच्चारण हम करते हैं। आचार्यों के शब्द हैं, विशेष संग्रहस्यार्थे जीवादौ रूप भेदतः भिन्नति व्यवहारस्त्व शुद्ध संग्रह भेदकः। अर्थ वही है जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं। यहाँ विशेष और दे रहे हैं उसमें, विशेष संग्रह नयेन स्वीकृत अर्थान जीव पुद्गल निचयान भित्वा देवनारकादि कथनम घटपट आदि कथनम हस्ती अश्वरथ पदातीन भित्वा भद्रगज जाति अश्व महारथ शतभट सहस्रभट आदि कथनम निम्ब जंबू जंबीर नारंग नारिकेल सहकार पादप निचयम भित्वा सरस विरस्ता मधुर आम्रादि रस विशेषताम परिमलताम हरित पांडुरादि वर्ण विशेषताम रस्व दीर्घताम सफल निफलताम इत्यादि कथनम। पुनः तलवार आदि अष्टादश श्रेणी निचयम भित्वा बल अबलताम सस्व निस्वताम कुशल अकुशलताम योग्य अयोग्यताम कुब्ज दीर्घताम कुरूप स्वरूपताम स्त्री पुन नपुंसक भेद विशेषताम कर्म विभागताम सत असत आचरणताम च कथनम इत्यादि अनेक विषयान भित्वा कथनम विशेष संग्रह भेदक व्यवहारो नयो भवति। ये भी बहुत अच्छा वर्णन किया। यहाँ विशेष संग्रह को बता रहे हैं कि सामान्य में तो हमने पढ़ लिया वन इत्यादि के अंतर्गत, अब उसमें भी और भेद करके बताएगा, है ना। अवान्तर भेद उसके जो है, जैसे हम कहते हैं हेडिंग और सब हेडिंग, उसमें भी और अंदर अंदर अवान्तर भेद उसके करेगा। तो ये विशेष संग्रह नय का भेदक नय कहलाएगा। तो जो विशेष संग्राहक नय के विषयभूत जीवादि पदार्थ को स्वरूप भेद से विभाजित करता है, वो अशुद्ध संग्रह या कि विशेष संग्रह भेदक व्यवहार है। जैसे विशेष संग्रह नय में हमने पुद्गल स्वीकृत पदार्थों को, जीव पुद्गलों के जो समूह है उनको भेद करके क्या कहना, देव नारकी इत्यादि और घट वस्त इत्यादि का कथन करना। माने जीवों को ये देव है, ये नारकी है, ऐसा भेद करके बताएगा। और ऊपर आ ही गया था पहले संसारी मुक्त इत्यादि के रूप में, तो जो और भेद प्रभेद करे, ऐसे ही पुद्गलों के भी भेद करेगा कि ये घड़ा है, ये वस्त्र है, ये पत्थर है इत्यादि करके। इसी प्रकार से सेना की बात कर रहे थे हम, तो सेना में हमने हस्ती घोड़े इत्यादि तो पढ़ लिए थे शुद्ध के अंतर्गत। अब उनको भी भेद करके, हाथी कैसा, ये भद्र हाथी है, विशेष जाति वाला, सुंदर घोड़ा है, ये महारथ है, ये प्यादा जो है ये भी सामान्य नहीं है, शतभट है या कि सहस्रभट है। शतभट माने 100 योद्धाओं से एक साथ युद्ध करने में सक्षम, ऐसे सहस्रभट जो 1000 योद्धाओं को हरा दे, ऐसा भट वो कहलाएगा सहस्रभट। तो ऐसे उनके और वर्णन करना, भेद करना। ऐसे ही नीम जामुन जंबीर नारंगी नारियल और आम के समूह को भेद करके फिर उसमें कहना कि ये तो बड़ा सरस है या कि विरस है, ये वाले आम बड़े सरस हैं या विरस है। मधुर आम के रस की विशेषता को कहना कि मधुर है कि खट्टा है। सुगंधिता को कहना उसमें, है ना, जो नारंगी है वो अन्य जो भी जंबीर है जामुन है, सुगंधित है कि नहीं है। हरी श्वेत पीत आदि वर्ण विशेषता के साथ कहना कि ये हरे आम है, ये पीले आम है इत्यादि। रस्व दीर्घता को कि ये लघु आकार के नारियल है, ये बड़े आकार के नारियल है। सफलता निष्फलता माने इसमें फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सूखे हैं, इस तरह से कहना, माने उनके भेद प्रभेद करना, ये व्यवहार नय है। और इसका हम पर्याप्त प्रयोग करते हैं, है ना। जब भी हम जाते हैं तो पूरे संसार भर में इन फलों की क्वालिटीज वगैरह का जितना भी वर्णन कर रहे हैं, ये सब क्या है, व्यवहार नय का विषय है ना। अन्न में भी आता है, अनाज में भी, गेहूं एमपी का है और ये शरबती है और ये वो है, तमाम तरह के आते हैं। चावल में भी आते हैं बासमती और अन्य अन्य तरह के। तो ये सब भेद जो करता है ये कौन करेगा, व्यवहार नय। वो भी किसका, अशुद्ध संग्रह का भेद करने वाला। फिर इसी तरह से रथों को तलवार कोतवाल आदि 18 श्रेणी समूह से भेद करके, है ना, उसके बलाबल को माने उसमें शक्ति है कि नहीं है, सधनता निर्धनता कहना, उसकी कुशलता कुशलता योग्यता योग्यता इत्यादि, या कुबड़ापन व मोटापा, कुरूपता स्वरूपता, स्त्री पुरुष नपुंसक, या कर्म फल को सदाचरण असदाचरण को कहना इत्यादि अनेक विषयों के भेद करके कहना, ये विशेष संग्रह भेदक व्यवहार नहीं है। तो व्यवहार ने के अवान्तर भेद होते चले जाएंगे, आप उसकी डिवीजन करते चले जाइए। प्रत्येक जीव में अजीव में जहां पर भी आप कर सकते हैं, वहां सब जगह ये व्यवहार नहीं काम आता है। और
सभी नयों के माध्यम से हम संसार का संचालन किया करते हैं, अपना वस्तुओं के ज्ञान किया करते हैं, तो उसमें ही व्यवहार नय का भी बड़ा महत्व है। और हम सभी के सामने स्पष्ट है कि हम सभी व्यवहार करते समय इन सब नयों का प्रयोग कितना कर रहे हैं। चलिए, इस प्रकार व्यवहार नय के दो भेदों का निरूपण यहाँ पर हुआ, ठीक है ना, शुद्ध व्यवहार और अशुद्ध व्यवहार, या कि शुद्ध संग्रह का भेदक व्यवहार और अशुद्ध संग्रह नय का भेदक व्यवहार। अब इसमें कोई डाउट हो आपको तो आप पूछें। हाँ, अगर प्रश्न नहीं है तो म्यूट रखें, प्रश्न है तभी अनम्यूट करें कृपा करके, बाकी आवाज आती है ना, एक्स्ट्रा साउंड आते हैं। चलिए, स्पष्ट है बिल्कुल ये व्यवहार नहीं, और हम सभी इसका सर्वाधिक प्रयोग करते ही हैं, इसलिए भी स्पष्ट होगा, ऐसा मेरा मानना है। कोई पूछे? शुद्ध संग्रह में शुद्ध और अशुद्ध में मैन अंतर क्या होगा? शुद्ध संग्रह और अशुद्ध संग्रह में ये है, तो एक बात में समझे, जैसे शुद्ध में तो क्या है कि वो उसके अवान्तर भेद नहीं होंगे, जैसे हमने द्रव्य कहा, अब द्रव्य में सब आ गए, लेकिन हमने अशुद्ध में क्या किया, जीव द्रव्य का कथन किया। तो जीव द्रव्य का कथन करने का मतलब हो गया कि हमने बाकी को छोड़ दिया, ये उसमें अंतर। इसी को हम सामान्य विशेष के रूप में कहें तो ज्यादा अच्छा है। आचार्य ने शुद्ध अशुद्ध शब्द का प्रयोग भी किया है, लेकिन सामान्य विशेष में ज्यादा समझ में आएगा। सामान्य तो हो गया बिल्कुल जनरल थिंग, अब उसमें फिर और स्पेशली कहना उसको एक को ग्रहण करके तो वो विशेष हो जाएगा उसका अपने आप, है ना। जैसे द्रव्यपना सब में पाया जाता है, तो ये द्रव्य सामान्य कथन हो गया। और अब जीव द्रव्य की बात करेंगे तो जीव द्रव्य के भेद जो करेगा वो अपने आप में विशेष संग्रह नहीं हो गया, क्योंकि वो सबको छोड़ करके पर्टिकुलर जीव की बात कर रहा है। शुद्ध व्यवहार को प्रिया जी अपन वो कह सकते हैं द्रव्य विवेचन, और अशुद्ध व्यवहार को अपन गुण या विशेषण सहित कह सकते हैं। नहीं, लेकिन केवल द्रव्य में ही लगाना ना, बाकी सब में लगा सकते हैं। हाँ, द्रव्य भी है, पर उसकी विशेषता, जैसे किसी को कुरूप कहना, स्वरूप कहना, योग्य अयोग्य कहना। हम कहीं से भी शुरुआत करें इसमें कि जैसे वन लिया हमने, अब वन को हम कह रहे हैं सामान्य व्यवहार है, ये सॉरी सामान्य संग्रह है ना। अभी वो उसके और अवान्तर भेद करेंगे हम, वन के अंतर्गत वृक्ष इत्यादि के नाम बताएंगे, तो फिर वहां पर जाकर के वो विशेष बन जाएगा, है ना। वनों की कला में चर्चा की थी, तो वन में सारे वन आ जाएंगे, लेकिन पर्टिकुलर किसी वृक्ष इत्यादि का नाम लेकर के उस वन का ग्रहण करना, तो ये, हाँ, इन्होंने कहा एक भेद रूप दूसरा प्रभेद रूप कह सकते हैं, भेद रूप और प्रभेद रूप, है ना। पहले के भेद करना और दूसरे में उसमें और प्रभेद करना। अशुद्ध संग्रह भेद में जीव द्रव्य कैसे लिया? हाँ, क्यों लिया, क्योंकि जीव द्रव्य के अलावा अजीव भी तो द्रव्य होता है, पर हमने बात पुद्गल, वो जो है पुद्गल धर्म धर्म आकाश का सब द्रव्य हैं, पर हम केवल जीव द्रव्य की बात कर रहे हैं। शुद्ध है ना, जीव तो शुद्ध है ना। शुद्ध अशुद्ध वाली बात नहीं समझे मैंने, इसीलिए कहा ज्यादा अच्छा होगा हम सामान्य विशेष शब्द का प्रयोग करें। सामान्य को शुद्ध कह रहे हैं और विशेष को अशुद्ध कह रहे हैं। यहाँ वो वाला शुद्ध अशुद्ध मैटर नहीं है, गुण की अपेक्षा से कह सकते हैं ना। हाँ। नहीं, गुण की अपेक्षा से शुद्ध अशुद्ध नहीं कह रहे हैं यहाँ पर। नहीं भैया जी, सामान्य गुण की अपेक्षा से हम कह रहे हैं कि व्यवहार नय में सामान्य गुण है, मतलब जीव द्रव्य में सामान्य गुण है, लेकिन सारे ही द्रव्य हैं वो सामान्य गुण हो गया, लेकिन जीव में जीवत्व है, चेतनत्व है, ये विशेष गुण हो गया, तो विशेष की अपेक्षा से हम उसका विभेद कर रहे हैं। तो वही है, जहां पर भी सामान्य गुण की बात की जाएगी वहां पर शुद्ध या सामान्य संग्रह होगा, और जब उसी के अंतर्गत फिर हम जाकर के भेद प्रभेद करेंगे तो वह विशेष बन जाएगा, है ना। जैसे हमने कहा विद्यार्थी, अब विद्यार्थी सारे हो गए, ये हो गए सामान्य। अब उसमें फिर हमने क्या कहा कि गणित के विद्यार्थी, कॉमर्स के विद्यार्थी, या आर्ट्स के विद्यार्थी, साइंस के विद्यार्थी, इस तरह से प्रभेद कर दिए। तो अब उन साइंस के विद्यार्थियों का जो और वर्णन करेगा वो अशुद्ध का व्यवहार हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जाने विशेषता सहित द्रव्य का विवेचन करना। हाँ, केवल द्रव्य का ही ना कहें, अन्य सभी द्रव्य, किसी भी व्यक्ति वस्तु किसी का भी, बिल्कुल जी जी भैया जी, ठीक है। कंसार का क्या अर्थ होता है? कंसार, कंसार माने ये एक प्रकार की कांसे की जो बर्तन बनाते हैं वो कंसार है। कांसा नाम का जो धातु आती है ना, ये देखो इसमें आया ऊपर, एक सेकंड, जी जी जी, हाँ, तो कांसे के पहले बर्तन बनाए जाते रहेंगे, उसको करने वाला, जैसे लोहे को बनाने वाला लोहकार हो गया, सोने से बनाने वाला स्वर्णकार हो गया, ऐसे कांसे से बनाने वाला
कान से कार हो जाए। अस्तु। बहुत अच्छा, आपने सही शब्द प्रयोग किया, अस्तु, अच्छी बात है। चलिए ठीक है, ये स्पष्ट हो गया, आगे बढ़ते हैं। सूत्र क्रमांक 73। ऋजुसूत्रोऽपि द्विविधः, ऋजुसूत्रोऽपि द्विविधः, ऋजुसूत्रः अपि द्विविधः, अर्थात ऋजुसूत्र नय भी दो प्रकार का है। कौन कौन से दो नय हैं वो आगे आएंगे ही। यहाँ अर्थ में बता दिया गया है कि सूक्ष्म ऋजुसूत्र नय और स्थूल ऋजुसूत्र नय के भेद से ऋजुसूत्र नय दो प्रकार का। अब ऋजुसूत्र का वर्णन तो पहले बहुत पर्याप्त आ चुका है, वहां पर आचार्य ने बड़ी इस पर जिज्ञासा समाधान व्यक्त किया था, और धवला जी पुस्तक इत्यादि से भी वहां पर ग्रहण किया गया था, बड़ा लंबा चौड़ा व्याख्यान था उसमें। और कुल मिला के उस समय हमको ये समझ में बैठा था कि जो एक समयवर्ती पर्याय को ग्रहण करे सामान्य से उसे ऋजुसूत्र नय कहते हैं। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दो भेद कर रहे हैं उसके, पहले सूक्ष्म ऋजुसूत्र, फिर आगे पढ़ेंगे स्थूल ऋजुसूत्र। सूक्ष्म ऋजुसूत्रो यथा एक समयावस्थायी पर्यायः, सूक्ष्म ऋजुसूत्रो यथा एक समयावस्थायी पर्यायः। तो सूक्ष्म ऋजुसूत्र, सूक्ष्म ऋजुसूत्र नय जैसे एक समय अवस्थायी पर्याय, कोई भी पर्याय जो केवल एक समय के लिए ही टिकती है, माने एक समयवर्ती जो पर्याय है उसको जो ग्रहण करेगा वो सूक्ष्म ऋजुसूत्र नय है। तो अर्थ हो गया, जो नय एक समयवर्ती पर्याय को विषय करता है वह सूक्ष्म ऋजुसूत्र नय है। एक प्रकार से ये अर्थ पर्याय हो गई है ना, क्योंकि सूक्ष्म है, एक समयवर्ती। विशेष प्राकृत न्याय चक्र में इसका स्वरूप आया है, देखें। जो एय समयवर्ती गैणहै दव्ये धुवत्त पजाऊ, सोरियु सुत्ते सुहुमो सौवम सद्दम जहा खणियम। जो एक समयवर्ती गेणहि यानी ग्रहण करता है, दव्ये धुवत्त पजाऊ, द्रव्य में जो ध्रुवत्व पर्याय हैं उनको एक समयवर्ती को ग्रहण करता है। इसका उदाहरण कैसे बनेगी बता दिया आचार्य ने। सो रियु सुत्ते सुमो, वह सूक्ष्म ऋजुसूत्र नय है जहां माने जैसे सव्वम सद्दम खणियम, सारे शब्द क्षणिक है। हमने शब्द बोला और गायब हो गया, कहाँ है शब्द, दिखाई देता है क्या, रुकता है क्या, नहीं, तुरंत नष्ट हो जाता है एक प्रकार से। तो वह शब्द क्षणिक है ऐसा कहना। तो एक क्षण में ही नष्ट होने वाला माने एक समयवर्ती पर्याय वह हो रही। संस्कृत ने चक्र में भी आया है, द्रव्ये गृह्णाति पर्यायम् ध्रुवं समयमात्रकम् ऋजुसूत्राभिधः सूक्ष्मः स सर्वं क्षणिकं यथा। अर्थात द्रव्य में जो समय मात्र टिकने वाली ऐसी ध्रुव पर्याय को ग्रहण करता है वह ऋजुसूत्र नय कहलाता है, और वह सूक्ष्म ऋजुसूत्र नय कहलाता है। जैसे सर्वम क्षणिकम, सब कुछ क्षणिक है ऐसा कहना। जो भी पर्याय है वो क्षणवर्ती होती ही है, सामान्य रूप से प्रत्येक द्रव्य के अंदर क्षणवर्ती पर्याय पाई जाती है। तो उसका जो कथन करेगा या उसको जो विषय बनाएगा वो कहलाएगा सूक्ष्म ऋजुसूत्र नय। और भी आया वहां पर, प्रति समय प्रवर्तमान अर्थ पर्याये वस्तु परिणमनम इति एषः सूक्ष्म ऋजुसूत्र नयो भवति। और लिखा वहां पर, अर्थ पर्याय अपेक्षया समय मात्रम। तो स्पष्ट बिल्कुल कि प्रति समय जो प्रवर्तमान अर्थ पर्याय है, सूक्ष्म पर्याय है, उसमें वस्तु परिणमन को विषय करने वाला सूक्ष्म ऋजुसूत्र नय है। माने ये नहीं कहेगा कि प्रत्येक द्रव्य या प्रत्येक वस्तु प्रति समय परिवर्तित हो रही है, उसमें प्रतिक्षण पर्याय का उत्पाद व्यय हो रहा है, माने पर्याय परिवर्तन हो रहा है, ऐसा कहना जो है ये कहलाएगा। तो ये हो गया है अपना सूक्ष्म ऋजुसूत्र नय। अब आगे हम बढ़ते हैं स्थूल ऋजुसूत्र नय की तरफ। स्थूल ऋजुसूत्रो यथा मनुष्यादि पर्यायास्तदायुः प्रमाण कालम तिष्ठन्ति। पुनः वदामि, स्थूल ऋजुसूत्रो यथा मनुष्यादि पर्यायास्तदायुः प्रमाण कालम तिष्ठन्ति। स्थूल ऋजुसूत्र है अर्थात दूसरा जो भेद ऋजुसूत्र का वह कैसा है, जैसे मनुष्य आदि पर्याय तत् आयु प्रमाण कालम तिष्ठन्ति, उनकी आयु के प्रमाण समय तक ठहरती हैं।
जितनी उनकी आयु उतनी जो ग्रहण करे। तो सामान्य से स्थूल जो सूत्र जो है वो किसी भी पर्याय की जो आयु प्रमाण काल है उसको ग्रहण कर सकता है। तो जो नए अनेक समयवर्ती स्थूल पर्याय को विषय करता है वह स्थूल ऋजु सूत्र नए हैं। जैसे मनुष्यादि पर्यायें अपनी अपनी आयु प्रमाण काल तक रहती हैं। ठीक है, प्राकृत ने चक्र में आया कथन देखें से, मणुवाई जाओ मणुसोति सगठी दी सुवटंतो जो बणई ताव कालम सोथूलो होई सुत्तो। अर्थात अपनी स्थिति पर्यंत रहने वाली मनुष्य आदि पर्याय को उतने काल तक जो ने मनुष्य आदि कहता है वह स्थूल ऋजु सूत्र नए हैं। तो जीव को मनुष्य कहना ये स्थूल ऋजु सूत्र नए की अपेक्षा सत्य है। कोई निश्चय नए का वर्णन पढ़ करके कहने लगे कि अरे ये अज्ञानी है, स्वयं को मनुष्य कहता है, देव कहता है, नारकी कहता है, पर्यायों में झूल रहा है, ऐसा नहीं मानना। नयों की अपेक्षा ये भी सत्य है। ठीक है, उसको अज्ञानी नहीं मानना कभी। ठीक है, वो व्यवहार के प्रयोग कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठा हो गया। चल, संस्कृत ने चक्र में इसी प्रकार कहा है, यो नरादिक पर्यायम स्वकीय स्थिति वर्तनम तावत् कालम तथा चष्टे स्थूलाख्य ऋजु सूत्रकः। अर्थात मनुष्यादि पर्यायें अपनी अपनी स्थिति काल तक रहती हैं, उतने काल तक मनुष्य आदि कहना ये स्थूल ऋजु सूत्र नए हैं। और भी वहां आया, नर नारकादि घटपटादि व्यंजन पर्यायेषु जीव पुद्गला विधान रूप वस्तूनि परिणतानि इति स्थूल ऋजु सूत्र नयः। व्यंजन पर्यायापेक्षया प्रारंभतः प्रारभ्य अवसानं यावत् भवति इति निश्चय कर्तव्य इति तात्पर्यम्। अने नर नारक इत्यादि जो पर्याय हैं या किसी पुद्गल की घट पट आदि व्यंजन पर्यायों में जीव और पुद्गल नामक पदार्थ परिणत हुए हैं, इस प्रकार का विषय स्थूल ऋजु सूत्र नय का है। माने व्यंजन पर्याय की अपेक्षा प्रारंभ से अवसान तक वर्तमान पर्याय का निश्चय करना चाहिए। तो ऋजु सूत्र नय में जहां से वो पर्याय आरंभ हुई और जब तक उसका नाश नहीं हो जाता है तब तक उसको उस रूप में ग्रहण करना, ये कहलाएगा स्थूल ऋजु सूत्र नय। इस प्रकार ऋजु सूत्र नय के दो भेदों का कथन हुआ, सूक्ष्म और स्थूल। इसमें कोई संशय या कोई बात हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछें। भैया जी, यहाँ घटपट से तात्पर्य क्या है? घट माने घड़ा, पट माने वस्त्र, तो पुद्गल की पर्याय होती थी। व्यंजन पर्याय लिखा है इसमें। हाँ, तो व्यंजन पर्याय है, घड़ा तो व्यंजन पर्याय ही है ना उसकी, कोई सूक्ष्म पर्याय तो है नहीं। वो कब तक बना रहेगा? जब तक उसका काल है। बाकी जब वो पुराना हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, टूट जाएगा इत्यादि, तो उसकी घट पर्याय नष्ट हो जाएगी। अच्छा, काल की अपेक्षा से बताया है। हाँ, काल की अपेक्षा व्यंजन पर्याय कहते किसे? वही जो सूक्ष्म हो, सॉरी जो स्थूल हो, चिरकाल तक रहने वाली हो, चिरकाल तक रहने वाली हो और हमारे ज्ञान का विषय बनती हो, वो व्यंजन पर्याय कहलाती है। हम लोग पढ़ा है ना पहले व्यंजन पर्याय की परिभाषा, ये उसमें वर्तमान पर्याय का वर्णन किया और इसमें कालावधि का वर्णन एक तरह से, जो जिसकी अवधि है, माने हाँ जितनी समय तक से तात्पर्य। बिल्कुल, बिल्कुल। जी भैया जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलिए, अब इसके बाद गैलेक्सी M01 से कोई पूछ रहे हैं? ये जीव और पुद्गल दोनों द्रव्य में आता है नहीं? हाँ, दोनों में लगाएंगे, सभी द्रव्यों में लगा सकते हैं, लेकिन व्यंजन पर्याय तो इन्हीं दो में पाई जाती है ना, जीव और पुद्गल में, इसलिए इन्हीं में ग्रहण करें। ठीक है, अस्तु। और कोई जिज्ञासा है? पूर्णिमा जी आप पूछें, शायद अनम्यूट किया हुआ है। तो भैया जी, जैसे ये वाली बताई, सूक्ष्म पर्याय तो अर्थ पर्याय आ गई, और जो स्थूल पर्याय व्यंजन पर्याय आ गई, और वो आ गई एक समय वाली, और ये दीर्घकालीन आ गई ना, लंबे समय वाली आ गई। ठीक है, व्यंजन पर्याय, और वो मात्र शुद्ध अवस्था में प्रकट होगी, और ये व्यंजन पर्याय अशुद्ध में प्रकट होगी। ये सब वर्णन हम पहले पढ़ चुके हैं, उसी को यहाँ अप्लाई करते चलना है साथ साथ में। एक एक शब्द का हमको स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए। ये अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, ये सब पढ़ चुके हैं अपन, है ना, तब आना चाहिए, तभी ये क्लियर होगा। चलिए, शशि जैन जी जयपुर से।
वो वाणी क्या गोचर ये गोचर है। नहीं, आपका प्रश्न है तो हाँ आप पूछिए थोड़ा सा। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया जी जय जिनेन्द्र। हाँ। भैया जी मैं केवल इतना कहना चाहती थी, आप रिकॉर्डिंग प्लीज डाल दीजिए, क्योंकि और वो अगर वो डेट के अनुसार होगी ना, आप तो क्लास के अनुसार डाल रहे हैं, तो अगर वो डेट के अनुसार होगी तो हम डेट के अनुसार उसको खोल के मतलब पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। चलिए ठीक है, मैं क्लास वाइज इसलिए डालता हूँ क्योंकि जनरल जो लोग अगर कभी बाद में भी देखना चाहें तो उस क्लास के अकॉर्डिंग चलते रहें, क्योंकि डेट वाइज में उनको इसमें डेट भी डालूंगा, क्लास प्लस डेट डेट डालने से फिर हम लोग डेट लिख लेते हैं इसमें बुक में, तो उसके अकॉर्डिंगली हम देख लें उसको इजी गोइंग में। डेट भी ऐड कर देंगे। ठीक है, लिखे तो भी चलेंगे भैया जी। धन्यवाद भैया जी, जय जिनेन्द्र। ठीक है, ठीक है। सूत्र नंबर डाल दो, भैया ज्यादा जी। सब होगा। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। भैया और कोई जी, जी? निवेदन है। नमिता जैन जी बोल रहे हैं इस समय। नमिता जी प्लीज। हाँ भैया जी, एक निवेदन है, जैसे हम अभी पिछले उसमें पढ़ रहे थे, पिछले ग्रंथ को पढ़ रहे थे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, तो हम मतलब सूत्रों का पहले पठन करते थे 8 या 10 सूत्रों का, उसके बाद पढ़ते थे। तो क्या हम ये वाले जो ग्रंथ है इसमें भी अपन इसमें शुरू भी कर सकते हैं, हमने विचार भी किया था, और इसमें तो आसानी से हम रोज के 30-40 सूत्र भी पढ़ सकते हैं। 5 मिनट लगेंगे मुश्किल से, 5-7 मिनट कर सकते हैं। कल से कोशिश करते हैं। एक्चुअली वो पीडीएफ मिली नहीं हमको, अभी इसमें से हम फोटो बना के जो सांगनेर वाली किताब में दिया हुआ है उसको स्क्रीन लगा के कल से करेंगे शुरू। सुझाव अच्छा है, ताकि ये सूत्र भी याद होंगे हमको, तो कंठस्थ भी होंगे और वो विषय भी स्पष्ट रहेगा। हाँ, सूत्र याद हो जाएंगे, सबसे बड़ी बात ये हो जाएगी, जी, क्योंकि जी। हम सामूहिक पढ़ेंगे तो सूत्र याद होना बहुत बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा जरूरी है। चलिए, अच्छी जय बात है। जिनेन्द्र भैया। बहुत बहुत धन्यवाद हाँ, भैया हमको जी। इस ग्रुप में जुड़े नहीं है, इसलिए हमको वीडियो दिखते नहीं है। आप मुझे कृपया वीडियो आपके ग्रुप में जुड़ा दो। ठीक है, आपका नंबर इसमें टाइप कर दीजिए, आप स्क्रीन चैटिंग में हम कर लेंगे इसको। और आपका नंबर नहीं है मेरे पास। नंबर आपको मैं लिखवा देता हूँ। और 1 मिनट, ये सुमन जैन जी बेंगलुरु से पूछ रहे थे शायद। भैया जी हम लेट जुड़े, 71 72 दोनों ही समझना है। 71 72 समझना है। चलिए, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। 1 मिनट, ठीक है। तो ये आज का विषय हमारा इतना नयों का हुआ।